विस्कोसिटी हमारा टॉपिक चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक होगा लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टॉपिक लिखें, लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का लीनियराइजेशन। लीनियराइजेशन होता क्या है? जैसा इसका नाम है, एक बार नाम टॉपिक लिख लिया। जैसा इसका नाम है लीनियराइजेशन, मतलब लीनियर प्रोफाइल, मतलब लीनियर दिख रहा है कहीं से। लीनियराइजेशन का मतलब क्या दिख रहा है? लीनियर। हमने कहा जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते हैं उस समय जो हमारे पास इक्वेशन मिलती है, बेसिक समझना है इस टॉपिक का बेसिक क्या है। जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यस और नो? डी यू अपॉन डी वाई हमें इक्वेशन मिलती है। मतलब यू है जो, वो है वेलोसिटी प्रोफाइल। यू क्या है? वेलोसिटी प्रोफाइल है। यू वेलोसिटी प्रोफाइल है। इस वेलोसिटी प्रोफाइल में हमने देखा था, हमारे पास निकला था 3y माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस 3y स्क्वायर, 3/3, इस तरह से कुछ इक्वेशन मिली थी। यस और नो? ये जब स्क्वायर में है तो ये मतलब पैराबोलिक है। यस और नो? कौन सा शेप होगा? पैराबोलिक। लेकिन जब हम नीचे आते हैं बॉटम लेयर पर, बॉटम लेयर के बहुत नजदीक आते हैं, कायदे से इस वेलोसिटी प्रोफाइल का शेप क्या है? पैराबोलिक। वेलोसिटी प्रोफाइल का शेप क्या है? पैराबोलिक। तो हमने देखा भी है वेलोसिटी प्रोफाइल हमने इसी तरह से तो बनाया है, ये शेप हमारा क्या है? पैराबोलिक है। लेकिन हम जब सरफेस के बहुत पास आ जाते हैं, जब सरफेस के बहुत पास आते हैं, मतलब बॉटम लेयर के बहुत नजदीक होते हैं, तो हमें ये प्रोफाइल है ये लीनियर की तरह बिहेव करती हुई दिखती है। जैसे मैंने इस पर एक टेंजेंट डाला और ये लगभग जिस पॉइंट तक मैच कर रहे हैं, जब तक तो ये टेंजेंट की तरह लीनियर प्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी ना। तो मैं बात कर रहा हूं बॉटम लेयर के पास वाली उन लेयर्स की, जब तक कि ये प्रोफाइल लीनियर की तरह बिहेव करने लगे, जब तक कि ये प्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करती रहे? लीनियर की तरह। अब लीनियर प्रोफाइल में पैराबोलिक इक्वेशन नहीं लग सकती, या फिर पैराबोलिक इक्वेशन, या फिर इस वाले शेप में लीनियर इक्वेशन नहीं लग सकती जहां पैराबोलिक शेप है। यस और नो? अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर हम किसी भी शेप पर टेंजेंट डालें, वो किसी एक पॉइंट से टच करेगा, लाइन कैसे मैच कर गया? हमने कहा लगभग मैच किया है। आप अगर देखोगे तो आपको प्रोफाइल कैसे दिखेगी? लीनियर जैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? लीनियर जैसी दिखेगी। इसलिए मैंने लीनियराइजेशन लिया है। मतलब हम बॉटम लेयर के पास में शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बॉटम लेयर के पास में शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। दिस इज द टॉपिक। कोई समस्या? समझे हमारी बात? प्रोफाइल कायदे से क्या है? पैराबोलिक। लेकिन जब बॉटम लेयर के पास जाते हैं तो ये प्रोफाइल हमें लीनियर जैसी दिखती है, इसलिए हमें इक्वेशन लीनियर की चाहिए, पैराबोलिक इक्वेशन नहीं चाहिए। तो हम लीनियर इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का मैंने नाम क्या दिया है? लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कोई समस्या? अब देखते हैं। हमने कहा मुझे चाहिए, मैं अगर देखूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू, यहां से देखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। यही है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हमें क्या चाहिए? वॉल शेयर स्ट्रेस, मतलब शेयर स्ट्रेस एट द वॉल, मतलब सर दीवार पर शेयर स्ट्रेस। मतलब देखो ये हमारे पास बॉटम लेयर है, मैंने इसको वॉल माना है। यस और नो? ये बॉटम लेयर है, यहां से ऊपर फ्लो हो रहा है। मुझे चाहिए इस बॉटम लेयर पर शेयर स्ट्रेस, या फिर इस पर, या फिर इस पर, या फिर ऊपर। जब मुझे ऊपर चाहिए तो मैं कहूंगा y इक्वल टू 0.3 मीटर पर शेयर स्ट्रेस निकालो, y इक्वल टू 0.5 मीटर पर शेयर स्ट्रेस निकालो, y इक्वल टू 10 मीटर पर शेयर स्ट्रेस निकालो। अगर मुझे चाहिए दीवार पर, बॉटम लेयर पर, तो हम क्या बोलेंगे? y इक्वल टू 0 पर। यस और नो?
y इक्वल टू 0 पर, और y इक्वल टू 0 पर बात करेंगे, वही लिनियराइजेशन की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। मैंने कहा shear stress at the wall shear stress, this is the tau w और tau नॉट, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, tau w से या tau नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। shear stress at the wall, shear stress at the wall tau w is equal to mu du upon dy at y इक्वल टू 0। कोई समस्या? एट y इक्वल टू 0 जब हम शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं वॉल पर, तो बॉटम लेयर पर अगर मैं शेयर स्ट्रेस निकालूं तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0। डिस्टेंस कितनी होगी? 0। तो y इक्वल टू 0 पर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो मैंने यहां से कहा जो ये u है ये किसको दिखाएगा? वेलोसिटी वेरिएशन को या फिर वेलोसिटी प्रोफाइल को। किसको दिखा रहा है? वेलोसिटी प्रोफाइल और वेरिएशन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी? जब वेरिएशन हो रहा होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, वही वेलोसिटी प्रोफाइल होगी। अब मैंने कहा कि वेलोसिटी प्रोफाइल को मैं समझता हूं कि वेलोसिटी प्रोफाइल होता क्या है। वेलोसिटी प्रोफाइल की यदि मैं बात करूं तो देखो हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी। एक तो मेरे पास बन रही है इंटरनल फ्लो, मतलब पाइप फ्लो की कहानी, यस और नो। देखो एक मैं देख रहा हूं ये सरफेस से, ये है हमारे पास सरफेस फ्लो, या फिर कोई दूसरा फ्लो लूंगा मैं, पाइप फ्लो। मैं सरफेस फ्लो लेता हूं। इस सरफेस फ्लो पर, इस सरफेस फ्लो पर कोई फ्लो हो रहा है, इस सरफेस पर कोई फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड के पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं। हमें एक बनाना है वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा? ये तो मैंने डाल दिया रेफरेंस लाइन। हमने कहा कि बॉटम लेयर पर वेलोसिटी 0 होती है, बॉटम लेयर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ मैं जा रहा होता हूं तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, यस और नो। टॉप लेयर पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और इसका शेप पैराबोलिक होता है। शेप क्या है? पैराबोलिक। अभी देखा है ना? तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी प्रोफाइल। कोई समस्या? ये अब ये जो हमने तीर लगाए हैं ये दिखा रहे हैं किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, ये तो हो गया सरफेस फ्लो। अब इंटरनल फ्लो भी हो सकता है, जैसे पाइप फ्लो। पाइप फ्लो की यदि मैं बात करूं कि पाइप फ्लो में ये वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह से होगी, ये मेरे पास पाइप फ्लो है। पाइप फ्लो में क्या होगा? बॉटम लेयर और टॉप लेयर दोनों मेरे लिए बॉटम की तरह बिहेव करेंगे, मतलब इन दोनों पर वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो यहां पर, तो ये मैंने रेफरेंस लाइन डाल लिया, यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब मिड पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी और पाइप के टॉप लेयर और बॉटम लेयर पर वेलोसिटी 0, यस और नो। दोनों सरफेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए सरफेस के पास जो टच होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये है हमारे पास पाइप फ्लो। ये मैंने बेसिक समझा है किसका? इस वेरिएशन इन वेलोसिटी का। अब मैं इस सरफेस को उठाता हूं, इस प्रोफाइल को उठाता हूं और इस पर स्टडी करना स्टार्ट करता हूं। कोई समस्या? इसको मैंने उठाया, इस पर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि ये कंडीशन इस तरह की मेरे पास क्या बनी जी? प्रोफाइल बनी। ये हमारे पास प्रोफाइल है। हमने इस पर क्या डालना है? टेंजेंट। क्या डालना है? टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा डालनी है। कोई हमें टेंजेंट डालना है इस प्रोफाइल पर। जब इस प्रोफाइल पर मैं कोई टेंजेंट डालूंगा तो हमें किस तरह से मिलेगा? ये हमने डाला है इसके ऊपर टेंजेंट, ठीक है जी। मैंने यहां से कहा कि सर इस पॉइंट तक, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक हमें ये जो प्रोफाइल है ये लीनियर की तरह बिहेव कर रही है।
उसके बाद पैराबोलिक अपना शेप में चला गया, लीनियर प्रोफाइल अपने शेप में चला गया। कोई समस्या? ये हमारे पास कंडीशन बनी है। इस कंडीशन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि ये जो एंगल है दैट एंगल इज द थीटा, और इस पॉइंट पर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है u, और जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैंने माना है h। इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। कोई समस्या? मैंने इसको उठाया, इसको उठाकर समझना स्टार्ट किया। ये हमारे पास कहानी बनी इस तरह की, इसके नीचे लिख देता हूं, पता चले बनाते वक्त आप उल्टा बना लो। मैंने इसको जूम किया, जूम करने के बाद मुझे मिला ये वाला एंगल क्या है? थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी है? h, और ये u वेलोसिटी है। ये क्या है? u वेलोसिटी है। ये है आपके पास u वेलोसिटी। कोई समस्या? मैंने यहां से कहा कि as we know that tan theta is equal to u upon h। यही है, tan theta is equal to क्या हो गया? u upon h। if theta is very small, if theta is very small, then tan theta is convert to theta। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो गया? u अपॉन h। ध्यान से समझना इसका बेसिक कंसेप्ट। ये मैंने निकाला है इस वाले कंडीशन में जहां पर लीनियर प्रोफाइल हो रहा है। हमें चाहिए वॉल शियर स्ट्रेस। हमें क्या चाहिए? वॉल शियर स्ट्रेस। हमने कहा, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, वॉल शियर स्ट्रेस टाउ w इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy एट y इक्वल टू 0। भैया ये du अपॉन dy एट y इक्वल टू 0, यही तो है tan थीटा। यस और नो? यही तो tan थीटा है, और थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये क्या हो गया? थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? मैं यहां से लिख सकता हूं टाउ w इज इक्वल टू म्यू थीटा, चूंकि हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू u अपॉन h। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया टाउ w इज इक्वल टू म्यू u अपॉन h। दिस इज द लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इस प्रोफाइल को ध्यान से देखें, ये भी शियर स्ट्रेस को दिखा रहा है, ये इक्वेशन भी, और ये इक्वेशन लीनियर है। क्या है? लीनियर। कोई डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है, इसलिए इक्वेशन क्या है? लीनियर है। जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते थे तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy होता था। यस और नो? यहां पर ये क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी u2 माइनस u1, यही होता था ना। तो यहां पर ये क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी? दिस इज ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे? u माइनस 0। मतलब हम उस लेयर की बात कर रहे हैं जिस लेयर के नीचे वेलोसिटी उस पर्टिकुलर फ्लूइड की क्या है? 0 है। नो स्लिप कंडीशन होता था। टॉप बॉटम लेयर के पास में फ्लूइड के पार्टिकल डिफॉर्म नहीं होते थे, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस हाईली डोमिनेंट होता था, मतलब विस्कस फोर्सेस हाईली डोमिनेंसी थी। इसलिए हम उन लेयर्स की बात कर रहे हैं, उस लेयर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं जिसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है? 0 है। u माइनस 0। आपको ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस 0। कभी कभी एग्जामिनर उल्टा पुल्टा कर देता है, वो बोलेगा कि एक प्लेट तो नीचे की तरफ जा रही है, एक प्लेट ऊपर की तरफ आ रही है, तो यूज तो रिलेटिव वेलोसिटी करना पड़ेगा। यस और नो? और ये क्या होता है? h। h इज द वेरी स्मॉल गैप। यस और नो? वेरी स्मॉल डिस्टेंस या वेरी स्मॉल गैप। Linearization of Newton's law of viscosity is only valid only for very small distance or very small gap. Yes or no? Linearization of Newton's law of viscosity बहुत small distance के लिए ही क्या होती है?
एप्लीकेबल होती है। और डिस्टेंस कितनी, इन mm, किसमें होनी चाहिए, mm में। mm का मतलब 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से mm में होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। हमने कहा जब गैप mm में है तो हम लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करेंगे, अगर mm में नहीं है तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करेंगे। दोनों का अलग मीनिंग है। अब समझें कि हुआ क्या। हमने कहा कि सर जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता हूं तो क्या करें। हमने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कोई लोड नहीं लेना है, डायरेक्ट आप चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करें, चाहे लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करें, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन करोगे, उस समय एग्जामिनर ने आपको गैप दे दिया mm में और आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाला, आंसर आपका मिला, फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लीनियर प्रोफाइल में पैराबोलिक इक्वेशन लगा के आ रहे हो। यस और नो? उस जब लिखेंगे तब जाके थोड़ा समस्या आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में दोनों ही फॉर्मूले से सेम आंसर आता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो नोट करना स्टार्ट करें। सिंपल प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे प्रॉब्लम्स की। मैंने कहा कि कोई मेरे पास एक बॉटम लेयर और टॉप लेयर है, ये हमारे पास हो गया टॉप लेयर, ठीक है जी, और ये हमारे पास हो गया बॉटम लेयर। और ये क्या हो गई, बेसिक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग हमें समझ में आए। इसके अंदर से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, इसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, जिसका जो विस्कोसिटी है, बातें ना करें पीछे से, 0.65 सेंटीपोइस है। कितना है, 0.65 सेंटीपोइस है। और इस फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.88 है। ठीक है, जो ये लेयर है टॉप लेयर, जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है ये है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और इनके जो बीच का जो गैप है ये डिस्टेंस d, दिस इज 0.3 mm। फाइंड द शियर स्ट्रेस, क्या निकालना है, शियर टाउ हमें निकालना है। हमने कहा जैसा आपको दिख रहा है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिख रहा है कि गैप इज इन mm, सो वी यूज द लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दोनों ही फॉर्मूले से आप देखोगे आंसर भले ही सेम आएंगे, लेकिन कंसेप्ट दोनों अलग अलग हैं। हम बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है, उसका परिचय तभी देंगे तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो। अगर बाई चांस लिखना पड़ गया तो हम क्या लिखेंगे, गैप इज इन mm, सो वी यूज द लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे हो, डायरेक्ट यूज करो लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एग्जामिनर को पता होगा, है ना। कोई समस्या इसमें, देखो इसको हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का मीनिंग, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बोला है, इसका मीनिंग यह है कि इसमें कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। पहले तो ये देखिए गिवन डेटा क्या है। गिवन में मुझे दिया है विस्कोसिटी 0.65 सेंटीपोइस। अब सेंटीपोइस को कन्वर्ट करो आप, देखो 0.65 सेंटी को कन्वर्ट किया 10⁻⁻², 10⁻⁻², और पोइस इज इक्वल टू 1/10। पोइस इज इक्वल टू मतलब 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। चलेगा, यस और नो? कन्वर्जन आना जरूरी है। मैंने पोइस के साथ सेंटी और जोड़ दिया, बाई चांस तुमसे पूछ लिया तो, ठीक है जी।
दूसरा है हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.88। तो हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना होगा, 880 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें मल्टीप्लाई किसका करना होगा, 1000 का, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब कोई समस्या, हमारे पास विस्कोसिटी आ गया, डेंसिटी आ गया, है ना, विस्कोसिटी आ गया, डेंसिटी आ गया। अब डेंसिटी आ गया तो डेंसिटी इसने दिया है तो हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी में यूज कर सकते हैं अगर चाहिए तो। हमें निकालना है पहले शेयर स्ट्रेस, क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस। टाउ इज इक्वल टू म्यू यू अपॉन एच, टाउ इज इक्वल टू म्यू यू अपॉन एच। म्यू इज 0.65 अपॉन 10⁻3, यही होगा ना, 10⁻3। यू कितना है, यू कितना है 0.3, और एच कितना है 0.3 mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, 0.3 इंटू 10⁻3, 10⁻3 से 10⁻3 कैंसल, 0.3 से 0.3 कैंसल, आंसर आया 0.65 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, डेटा में डेंसिटी दिया है। अगला स्टेप एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इन दोनों को डिवाइड कर देना अगर पूछा तो। कोई समस्या, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जब हमारे पास गैप किसमें है, एमएम में। अब इसी क्वेश्चन को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, आंसर तो यही आएगा, लेकिन कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। कोई समस्या, नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम देखो, देखो प्रॉब्लम को ध्यान से समझें। ए पिस्टन ऑफ डायमीटर इज 60 mm, ध्यान से समझना पिस्टन। अब ये पिस्टन विस्टन समझ के ऐसे मत करना, ये तो शायद हमारा क्वेश्चन है ही नहीं, पिस्टन आ गया, पता नहीं सिलेंडर आ गया। कोई पिस्टन सिलेंडर कोई कुछ नहीं है, बस कंफ्यूज करने की डिवाइस है तुम्हारे लिए, ध्यान से समझना इसको। ए पिस्टन ऑफ डायमीटर इज 60 mm, कितना mm है, 60 mm, मूव इनसाइड द सिलेंडर ऑफ 60.1 mm, मतलब पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है। पिस्टन का डायमीटर 60 mm है और सिलेंडर का डायमीटर 60.1 mm है, मतलब 0.1 mm गैप है, यस और नो, कितना गैप है, 0.1 mm गैप। The percentage decrease in force necessary to move the piston when the lubricant warm up 0 degree to 120 degree centigrade will be। हमने कहा कि जब ये पिस्टन चल रहा है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, कंसेप्ट समझना क्वेश्चन का। जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट चल रहा है, चलने के कारण इंजन गर्म होता है, हर चीज गर्म होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके अंदर जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। लुब्रिकेंट ऑयल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो बताओ, जब लुब्रिकेंट ऑयल 0 डिग्री से गर्म होकर 120 डिग्री तक गर्म हो जाता है तो कितना कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स कम लगाना पड़ेगा जब 0 डिग्री पर लगा रहे हैं और 120 डिग्री पर लगा रहे हैं, यस और नो। हमने कहा कि फोर्स कम क्यों हुआ, भाई फोर्स कम क्यों हो गया, क्योंकि 0 डिग्री पर विस्कोसिटी का वैल्यू इतना है और 120 पर विस्कोसिटी का वैल्यू इतना है। चूंकि हम जानते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कम होती है, यस और नो, दिस इज द कंसेप्ट। न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, कम होती है। अब ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा है बड़ा भयानक, पता नहीं कैसे होगा, सिंपल टू सिंपल प्रॉब्लम है। क्या करना है, फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। देखो आप खुद निकालोगे, अभी इसको पहली बार आप देखोगे। बस ये प्रॉब्लम मेरा कराने का मकसद ये है कि हमारे पास समस्या क्या होती है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होते हैं तो हम करते क्या है, सबसे पहले तो जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको पढ़ते ही नहीं हम, इतना बड़ा सा लिखा पैराग्राफ में उसको पढ़ेंगे ही नहीं, बोले इसको बाद में देखेंगे, पता नहीं खतरनाक ही होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा लिखा हुआ डेटा खतरनाक ही हो, सिंपल भी हो सकता है। अब इसको आप देखोगे, एक नजर में आप इसको पढ़ोगे तो बोलोगे ये तो होना ही नहीं है,
यस और नो। लेकिन अब देखो क्या हुआ है, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स। जब एक 0 डिग्री से कहां पहुंच गए हम, अब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की जगह कुछ और दे दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, हमारे लिए तो गैप है। अब देखो फोर्स क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होगा ना, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। हमें फोर्स निकालना है, मतलब F1 निकालूंगा और F2 निकालूंगा। F1 कितना हो जाएगा, म्यू यू अपॉन एच इंटू एरिया, यस और नो। और ये क्या हो जाएगा, म्यू 2, ये म्यू 1 हो गया, यू अपॉन एच इंटू एरिया, यस और नो। हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स इज F1 माइनस F2 अपॉन F1, यस और नो। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स इज F1 माइनस F2 अपॉन F1, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100% समथिंग वैल्यू। कर सकते हैं आसानी से, तो हम इसको करना स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आपको क्या समस्या क्या आएगी, सर एरिया नहीं दिया, एरिया कटेगा ना, थोड़ी देर बाद कटने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो देखो ध्यान से, आपको क्या क्या दिया है, गैप कितना दिया है, गैप मैं लिख सकता हूं गिवन डेटा में, गिवन डेटा में डायरेक्ट लिख दूं, H इज इक्वल टू 0.1 mm, H इज इक्वल टू 0.1 mm, यस और नो। क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर कितना है 60.1, पिस्टन का डायमीटर कितना है आपको दिया है, और ये कितने डिग्री पर गर्म हो रहा है, गिवन डेटा ये रहा, देखो 0 डिग्री पर विस्कोसिटी का वैल्यू और 120 डिग्री पर विस्कोसिटी का वैल्यू। परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, कितना फोर्स कम लगाना पड़ेगा वो देखिए। हमने कहा F1, हमने कहा जी F1 इज इक्वल टू टाउ 1 इंटू एरिया, यस और नो। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू यू अपॉन एच इंटू एरिया, और ये कितना है हमारे पास म्यू 1, और F2 बराबर कितना हो जाएगा, टाउ 2 इंटू एरिया इस म्यू 2 यू अपॉन एच इंटू एरिया। हमें चाहिए परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100%, यही होगा ना। तो F1 कितना है, F1 कितना है, म्यू 1 यू अपॉन एच इंटू एरिया, म्यू 2 यू अपॉन एच इंटू एरिया अपॉन म्यू 1 यू अपॉन एच इंटू एरिया इंटू 100। कोई समस्या, u अपॉन एच इंटू एरिया इज कॉमन टू टेक एंड कैंसल आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या, म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू 100। अब देखो क्या है, 0.0182 माइनस 0.00206 अपॉन 0.0182 इंटू 100 कितना आ रहा है, 88.68%। इतना फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा जब ये टेम्परेचर इसका अधिक हो जाएगा, किसका, लुब्रिकेंट ऑयल का। ओके, नोट कर लीजिए।